अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फिज़िकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन के टॉपिक में एक अहम टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जो डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पर डिपेंड करती है। यानी डिफरेंट लिक्विड्स का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है और उस बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर हम सेपरेशन करते हैं। तो अगर हम इस बात को मद्देनज़र रखें तो distillation is the process of separation of two miscible liquids which have difference of boiling points and they are distilled repeatedly. तो डिस्टिलेशन का फिनोमेना बेसिकली सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स के लिए है और बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर यह सेपरेशन पॉसिबल होती है। अब अगर हम जनरली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक को लें तो वी हैव अ वैरायटी ऑफ पेयर्स ऑफ लिक्विड्स। ऐसे पेयर्स ऑफ लिक्विड्स जो आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं और ऐसे भी पेयर ऑफ लिक्विड्स हैं जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बनाते हैं। आज हम उन दोनों को देखेंगे। आइडियल सॉल्यूशन के केस की अगर हम बात करें तो हमें जब भी हम ग्राफ बनाते हैं वेपर प्रेशर और कंपोजिशन के दरमियान तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। प्रीवियसली भी हमने ये स्ट्रेट लाइन स्टडी की थी। ग्राफिकली हम अगर इसे देखें तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं मोल फ्रैक्शन या जिसे मोल परसेंटेज भी कहा जाता है और टेम्परेचर के दरमियान, टेम्परेचर यहाँ पर इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि हम बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक स्टडी कर रहे हैं जिसका मकसद ही बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पर सेपरेशन है। सो आप जब भी ग्राफ बनाएंगे वो परसेंटेज, कंपोजिशन और टेम्परेचर के दरमियान होगा। लेट्स सपोज कि अगर हम कंसिडर कर रहे हैं और हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं जो मिलकर सोल्यूशन बना रहे हैं, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, यानी लिक्विड ए और लिक्विड बी। तो आइडियल सोल्यूशन के केस में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक से जब हम अपने सोल्यूशन को गुजारेंगे तो हमें दो कर्व्स मिलेंगी रादर देन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। अपर कर्व जो होगी हमारे पास जो ए और बी लिक्विड की होगी वो वेपर्स के लिए होगी और लोअर कर्व जो होगी वो आपके पास सॉल्यूशंस के लिए होती है। इसी चीज़ को आप फर्दर देख सकते हैं कि ये ग्राफ बना हुआ है जिसमें आपने कंपोजिशन को टेम्परेचर के अगेंस्ट प्लॉट किया हुआ है और आपको एक ए और बी की स्ट्रेट लाइन बीच में दिख रही है। ये स्ट्रेट लाइन आइडियल सॉल्यूशन की लाइन को शो करती है। और जब हम डिस्टिलेशन की टेक्निक पर बात करते हैं और हम जब बॉयल करते हैं लिक्विड को तो उससे लिक्विड भी मिलता है हमें और वेपर्स की स्टेट भी हमारे पास होती है। तो ऐसी दोनों स्टेट्स को शो करने के लिए आपको कर्व के दो हिस्से मिलेंगे, एक अपर कर्व जिसे आप वेपर कंपोजिशन से कंसिडर करेंगे और लोअर कर्व जो होगी वो लिक्विड की कंपोजिशन हमें बताएगी किसी भी पॉइंट पर। तो यहाँ पर आप एक कंपैरिजन देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ए का वो आपके पास बहुत ही लो है। अगर कंपोजिशन पर आएँ तो आपको एक्स ए और एक्स बी नज़र आ रहा है कंपोनेंट। तो एक्स ए की कंपोजिशन यहाँ पर 1 है यानी 100% है ये। और इस तरफ अगर हम जाएँ राइट साइड पर तो बी की कंपोजिशन मैक्सिमम है। और आप देख सकते हैं दोनों के कंपैरिजन में यानी ए का जो आप टेम्परेचर देखें तो ये कम टेम्परेचर पे बॉयल कर रहा है बनिस्बत बी के जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है और आप देख सकते हैं वो टॉप ऑफ दी पॉइंट है कर्व में। उसकी वजह यह है कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है इसका मतलब है कि वो जल्दी वेपर्स नहीं बना रहा, यानी उसका वेपर प्रेशर कम है। और यहाँ पर हमारे पास इस ग्राफ को बनाते वक्त कंडीशन है कि ए जो लिक्विड है वो ज़्यादा वोलेटाइल है बनिस्बत बी के। तो ज़्यादा वोलेटाइल लिक्विड जो होगा बॉइलिंग पॉइंट तो उसका कम होगा, तो इसीलिए ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है और ये ज़्यादा वोलेटाइल है। और ये बी का जो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने का मतलब कि ये कम वोलेटाइल है। तो इस कंडीशन में हमें दो कर्व्स मिल रही हैं, एक कंपोजिशन की कर्व फॉर सोल्यूशन और एक फॉर वेपर्स। सो आप किसी भी टेम्परेचर पर स्टडी कर सकते हैं। ये जो आपके पास टू लिक्विड्स की जो प्रॉपर्टी है, जो डिफरेंट कंपोजिशन आपको लिक्विड और वेपर स्टेट में शो कर रहे हैं, यही हमारे लिए हेल्पफुल साबित होंगे फॉर देयर सेपरेशन। सो लेट्स सी इसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो हम स्टडी करेंगे। ये जो पॉइंट है बिफोर आई एम गोइंग इनटू डिटेल, ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है जहाँ पर प्योर अगर मैं कंपोजिशन पढ़ूँ तो ये एक्स ए 1 है और एक्स बी 0 है, तो यानी यहाँ प्योर ए है और इधर आपको सिर्फ और सिर्फ प्योर बी मिलेगा। सो ग्राफ को स्टडी करके आप इसकी डिटेल्स को आसानी समझ सकते हैं। अगर हम ग्राफ पर आएँ तो कर्व जो ए बी है हमारे पास, आई एम टॉकिंग अबाउट द कर्व, तो ये आपको बॉइलिंग पॉइंट का कंपोजिशन के साथ चेंज दिखा रही है। सपोज़ हम एक टेम्परेचर पर, आपका एक लिक्विड है, जब भी आप किसी लिक्विड की बात करेंगे और किसी भी टेम्परेचर पर उसे रखेंगे तो आप ये तो जानते हैं कि लिक्विड
हर टेम्परेचर पर वेपराइजेशन करता है। यानी लिक्विड, आपके पास एक सिस्टम है, एक क्लोज कंटेनर है, उसमें लिक्विड आपने रखा हुआ है, तो वेपराइजेशन उसमें भी होगी। कम हो या ज़्यादा हो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो वेपर्स भी आपको मिलेंगे और लिक्विड स्टेट भी मिलेगी। इस वेपर में आपके पास किसकी कंपोजिशन ज़्यादा होगी या लिक्विड में कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा होगा, ये डिपेंड करता है। ये नेचर ऑफ दी कंपोनेंट पर डिपेंड करता है। लेट सपोज आपने, ये आपका सिस्टम है और उसमें एक लिक्विड है, आपने उसे टेम्परेचर T1 तक बॉयल किया। जब आप टेम्परेचर T1 तक उसे लेकर जाएंगे, यानी 0 से आप टेम्परेचर T1 तक आप लिक्विड को बॉयल कर रहे हैं, तो उस T1 पर टेम्परेचर पर, सपोज ये आपका सिस्टम है और T1 टेम्परेचर पर आपने इस लिक्विड को बॉयल किया, तो उस पॉइंट पर आपकी लिक्विड की वेपराइजेशन भी होगी। यानी सिस्टम में लिक्विड स्टेट भी होगी और उससे बनने वाले वेपर्स भी होंगे। लेकिन अगर हम कंपोजिशन पर आ जाएं, तो दोनों में, क्योंकि हमने शुरू में बात की है ए और बी के लिक्विड की, तो ए और बी के कंपोनेंट्स मिलकर ही ये लिक्विड बना रहे हैं और वेपर्स में भी वही जा रहे हैं। तो इस सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा कंपोनेंट लिक्विड में ज़्यादा होगा, कौन सा कंपोनेंट वेपर्स में ज़्यादा होगा। तो हमने शुरू में देखा कि ए ज़्यादा वोलेटाइल होता है। इसका मतलब जब आप इस लिक्विड को गर्म करेंगे तो वेपर्स में ज़्यादा कंपोनेंट्स ए के होंगे और लिक्विड में ज़्यादा कंपोनेंट्स बी के होंगे, क्योंकि वो कम जो है वोलेटाइल है, ज़्यादा वेपर्स नहीं बनाता। इसका मतलब ये नहीं है कि वेपराइजेशन करेगा ही नहीं, इसमें वेपर्स बनेंगे लेकिन कम बनेंगे। हम अगर कंपोजिशन में देखें तो लिक्विड में बी की कंपोजिशन ज़्यादा होगी और वेपर्स में जो है ए की कंपोजिशन ज़्यादा होगी। अब इस टेम्परेचर T1 पर आप 2 पॉइंट्स देख सकते हैं कि अगर हम इसे एक्सट्रापोलेट करें कि इस टेम्परेचर पर हमें जानना है कि हमारे लिक्विड की और इसमें मौजूद लिक्विड की कंपोजिशन विद ए एंड बी परसेंटेजेस, और इसी पॉइंट पर मौजूद वेपर्स की कंपोजिशन की क्या कंडीशन है, तो हम इसे एक्सट्रापोलेट करेंगे और सीधा एक्सट्रापोलेट करेंगे तो हमारे पास जहाँ पर, जिस पॉइंट पर ये हमारी लिक्विड की कर्व को कट करेगा, उसे आप एक्सट्रापोलेट करके नीचे देखें तो आपको x1 नज़र आ रहा है। ये x1 वो कंपोजिशन है जो सोल्यूशन की कंपोजिशन है, जो इस लिक्विड की सोल्यूशन की सिस्टम को बयान कर रही है। उसमें अगर हम देखें, लेट सपोज अगर हम परसेंटेज पर बात करेंगे तो इस वक्त ये जो है x1 और x1 में ऊपर वाला जो है आपके पास लिक्विड ए है और नीचे वाली जो कंपोजिशन है लिक्विड बी की है, तो लगभग हम कह सकते हैं कि 17% यहाँ पर हमें ए दिख रहा है और 83% हमें बी यहाँ पर मिल रहा है x1 पॉइंट पर। तो अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें तो बी की कंपोजिशन आपके लिक्विड में ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही आप इस x1 कंपोजिशन के जो लिक्विड को आपके पास उसके वेपर्स को देखते हैं, तो उसी पॉइंट पर आप देख रहे हैं कि यही पॉइंट पर अगर हम आगे, यहाँ पे तो हमने कट करके एक्सट्रापोलेट किया था लिक्विड की कंपोजिशन जानने के लिए, अब उस पे ऊपर बनने वाले वेपर्स की कंपोजिशन को जानने के लिए आपको उसी पॉइंट को सीधा वेपर की कर्व पर जो है इंटरसेक्ट करवाना है। जिस पॉइंट पर ये वेपर की कर्व के साथ मीट करेगा, उस पॉइंट को आप एक्स्ट्रापोलेट करेंगे और जब आप नीचे एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो वो पॉइंट हमारा बनेगा x2। यानी x2 रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर्स की कंपोजिशन को कि उसमें ए और बी की परसेंटेजेस क्या हैं, तो वो भी ग्राफ से हम देख लेते हैं। तो लगभग हमें यहाँ पर 58% जो है ए मिल रहा है वेपर्स में और 42% बी मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि x2 जो कि वेपर्स की कंपोजिशन है और उसमें ए की कंपोजिशन ज़्यादा है बनिस्बत बी के। तो ये इस बात को हाईलाइट भी कर रही है कि ए ज़्यादा वोलेटाइल है बनिस्बत बी के, इसीलिए वेपर्स में गर्म होने पर लिक्विड के वो ज़्यादा गया। तो आप इस कंपोजिशन के साथ मज़ीद काम करेंगे। एक्चुअली डिस्टिलेशन, ये तो आपने एक दफ़ा देखा कि लिक्विड को बॉयल किया, उसके सोल्यूशन की ये स्टेट है और उससे बनने वाले वेपर्स की ये स्टेट है। अब आपके पास ये डिस्टिलेशन का जो फिनोमेना होता है वन टाइम प्रोसेस नहीं है, हम बार बार ये काम करते हैं। अब जो आपके पास पहली दफ़ा बिफोर के हम आगे चलें और अगले कर्व की अगली लाइन को, अगले पॉइंट को समझें, आप ये पहले असेस करेंगे कि हमारे पास जब पहली दफ़ा आप लिक्विड को बॉयल करते हैं और जो वेपर्स आपके पास आते हैं, उस इन दो टर्म्स को हम एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से डिनोट करते हैं। लाइक यू सी इन द राइट साइड ऑफ द पेज वेयर देयर इज़ अ डायग्राम, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये जो लिक्विड है उसको हमने रेजिडुअल लिक्विड का नाम दिया है, यानी जो बच जाने वाला, इसे आप रेजिडुअल लिक्विड बोलते हैं। और जो इसके ऊपर वेपर्स हमारे पास आते हैं जिसको हम बाद में कलेक्ट करके मज़ीद काम करते हैं, उसे बोलते हैं डिस्टिलेट। तो आपके पास क्या होता है कि पहली दफ़ा जब आप लिक्विड को बॉयल करेंगे तो जो वेपर्स आएंगे वो आपका पहला डिस्टिलेट होगा। जब आप उसे कूल करोगे वेपर्स को, वो ठंडे होंगे और वो फिर लिक्विफाई हो जाएंगे। तो लिक्विफाई होने पर आप दोबारा सेकेंड टाइम जब इसे बॉयल करेंगे और वेपर्स हासिल करेंगे तो हम उसे कहेंगे कि हमारा सेकेंड डिस्टिलेट आ रहा है।
इस तरह करते करते हमारे पास काम होता है। तो अब जब आप पहली दफ़ा जो वेपर्स को निकाल कर दोबारा से लिक्विफाई करके बॉयल करेंगे, तो उस वक़्त आप क्या देखते हैं कि एक ही, क्योंकि आपके वेपर्स में कंपोजिशन ज़्यादा थी, तो ए क्योंकि जल्दी बॉयल हो जाने वाला लिक्विड है, तो अब आपके पास जो सॉल्यूशन था, जो अब आपके पास दोबारा इस डिस्टिलेट से जो सॉल्यूशन आएगा, जो लिक्विड की स्टेट आएगी, वो T1 टेम्परेचर से नीचे लो टेम्परेचर पे बॉयल करेगी। उसकी वजह क्योंकि आपके पास ए के कंपोनेंट्स उसमें ज़्यादा हैं और वो जल्दी बॉयल करते हैं। यानी X1 की कंपोजिशन को जब आप वेपर्स को ठंडा करके दोबारा लिक्विड बनाते हैं और उसको दोबारा से फिर बॉयल करते हैं सेपरेशन के मकसद को हासिल करने के लिए, तो अब वो T2 टेम्परेचर पर जाके बॉयल करेगा। अब T2 टेम्परेचर पर जल्दी जाके बॉयल करेगा, तो उस पर आप फिर एक्सट्रापोलेट करेंगे, तो ये आपको अगेन कंपोजिशन के हवाले से अगर हम बात करें, तो ये X1 की जो कंपोजिशन तो दे रहा है और उसके जो वेपर्स बन रहे हैं, X2 की कंपोजिशन यहाँ पे हमें T2 में मिल रही है, और साथ ही साथ उस पॉइंट पर आपको जो वेपर्स मिलेंगे वो Y कंपोजिशन के होंगे। और अगर हम Y कंपोजिशन के बारे में स्टडी करें, तो Y कंपोजिशन में आपके पास जो लिक्विड है वो B एनरिच होगा, और जो आपके पास वेपर्स होंगे वो आपके पास ए के साथ ए की फैक्टर के साथ वो रिच होंगे। तो इस तरह से आप जो है हमारे लिए पॉसिबल है कि हम इस पॉइंट पर जो वेपर्स हमें मिल रहे हैं वो हम सेपरेट कर पाते हैं। फिर हम जब दोबारा एक्स से हासिल होने वाले जो वेपर्स हैं वो वाई हैं, वाई के मिक्सचर को अब दोबारा से कूल करके लिक्विफाई करके फिर बॉयल करेंगे, जो थर्ड डिस्टिलेट होगा, तो वो टेम्परेचर 3 पर जाकर, यानी और लो टेम्परेचर पर जाकर, सेकंड डिस्टिलेट के भी लो टेम्परेचर पर जाकर वो बॉयल करेगा। और उस वक्त आप जब एक्सट्रापोलेट कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है, यानी ये एटलीस्ट प्योर स्टेट तक पहुंच गया। यानी यहाँ पर हमारे पास जो वेपर्स होंगे वो टोटली ए कंटेनिंग होंगे, रिच इन ए होंगे, मोर ऑफ ए, और जो आपके लिक्विड के कंटेंट्स थे वो टोटली बी पर डिपेंड कर गए। तो हमारे पास यहाँ से हम अपना रिज़ल्ट निकाल लेते हैं कि जब आप वेपर्स को लिक्विड मिक्सचर में से टेम्परेचर 1 पर कूल करते हैं तो वो डिस्टिल हो जाता है, और फिर जब उसे आप बॉयल करते हैं टेम्परेचर T2 पर, तो कंपोजिशन Y मिलती है आपको। और ये कंपोजिशन रिप्रेजेंट करती है कि आपका ए एनरिच है वेपर्स में, स्टेट में, और उन वेपर्स को जब आप कूल करके सेकंड डिस्टिलेट निकालते हैं तो इट विल हैव मोर ऑफ ए देन द फर्स्ट डिस्टिलेट। यानी जब जब आप बार बार डिस्टिलेशन करेंगे आपको ए ज़्यादा वेपर्स में मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा एनरिच होता जाएगा और बी पीछे रहता जाएगा। व्हेन वी कंटिन्यू दिस प्रोसेस ऑफ कंडेंसिंग द डिस्टिलेट, यानी आप डिस्टिलेशन का प्रोसेस जारी रखते हैं और रीडिस्टिल करते हैं, तो वी गेट द प्योर कंपोनेंट्स ए इन द रिसीविंग फ्लास्क। तो आपके पास जो रिसीविंग फ्लास्क में आपको कंपोनेंट ए प्योर मिलना शुरू हो जाता है। ये जो प्रोसेस है, ये जो अमल है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, ये हीटिंग, बॉयलिंग से फिर कूलिंग से चलता हुआ काम करता है। तो जब आप बार बार हीटिंग और बॉयलिंग जारी रखते हैं तो आपका जो रेजिड्यूल लिक्विड है जो कि हमारे फ्लास्क में बच गया था, वो बी उसमें कंपोनेंट ज़्यादा आ जाते हैं और ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बी की तरफ हमें ले जाता है। तो सच लिक्विड सॉल्यूशंस विल हैव ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट देन T1। अगर प्योर बी होगा तो बी तो हाई बॉइलिंग लिक्विड है, तो वो आपके पास T1 से भी ऊपर जाकर, जब मिक्सचर था तो आपकी कंपोजिशन में कोई ना कोई T1 पे या T2 पे या T3 पे इसने जो है सेपरेशन की। लेकिन जब आपके पास प्योर बी कंपोनेंट होगा तो वो टेम्परेचर, सारे टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे जाकर बॉयल करेगा, तो वो एनरिच इन बी है। सो दिस इज़ द वे कि आप इस तरह से प्योर ए या प्योर बी हासिल कर पाते हैं। और कैसे हासिल कर पाते हैं उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, लाइक प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर हम चाहते हैं कि एक बाइनरी मिक्सचर, जैसे कि अभी हमने ए और बी कंपोनेंट्स का एक बाइनरी मिक्सचर स्टडी किया, उसकी हम एक सिंगल ऑपरेशन में सेपरेशन करना चाहते हैं और सोल्यूशन की कंडीशन आइडियल है, तो हमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का इस्तेमाल करना होता है। ये डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है जो हम कर सकते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स का इस्तेमाल करके। तो इसमें अभी आप एक वर्किंग देख सकते हैं नीचे कि एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे की जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये जो सेकंड वाली कॉलम जिसे टिक भी किया गया है, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यहाँ पर मौजूद है, जिसका कनेक्शन है ऊपर थर्मामीटर के साथ और नीचे इसे राउंड बॉटम फ्लास्क के साथ फिक्स किया गया है। आप जिस भी लिक्विड मिक्सचर को आपने सेपरेट करना होता है, आप उसे राउंड बॉटम फ्लास्क में डालकर हीट करते हैं, और हीट करने पर, क्योंकि अगर हमारा यही जो कंडीशन हमने भी स्टडी की है ए और बी की, तो उसमें हम जानते हैं कि ए ज़्यादा वोलेटाइल है और बी कम वोलेटाइल है। तो जैसे आप इस मिक्सचर को गर्म करेंगे तो ए के वेपर्स
फ़ौरन से फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से होते हुए कंडेंसर में जाएंगे और जाकर लिक्विफाई होना शुरू हो जाएंगे। यानी ये हमारी एक किस्म की रिसीविंग फ्लास्क है जिसमें ए के वेपर्स ने राइज करना है और जाके कंडेंस होकर फिर लिक्विफाई होना है और इस तरह से सेपरेट होता जाता है। और जो बी के वेपर्स हैं वो भी ऊपर जाएंगे, लेकिन वो आपके पास पार्शियल कंडेंसेशन की वजह से, पार्शियल फ्रैक्शनेशन की वजह से ये नीचे ही रहेंगे और अलग हो जाएंगे और लिक्विड की स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। तो इस तरह से आप जो है धीरे धीरे ए और बी को सेपरेट कर लेते हैं। तो ये आपके पास वे होता है कि पार्शियल कंडेंसेशन होती है और लिक्विड जो फ्लो डाउन कर जाता है। कंडेंसेशन ऑफ द वेपर्स बी टेक प्लेस मोर रेडिली। बी की कंडेंसेशन ज़्यादा तेज़ी से होगी बनस्बत ए के, क्योंकि वो वेपर की बजाय डिस्टिलेशन लिक्विड की फॉर्म में रहना ज़्यादा पसंद करता है, तो उसकी नेचर ऐसी है। तो लिक्विड विच कम्स बैक इन द राउंड बॉटम फ्लास्क रिचर इन बी, तो वेपर जो है वो आपके रिसीविंग फ्लास्क में जो है जाते जाएंगे। और इस तरह से अगर ये लॉन्ग रन में ये प्रोसेस कंटिन्यू रहे तो हमें प्योर कंपोनेंट रिसीविंग फ्लास्क में मिल जाता है जो ऊपर है, और प्योर आपको बी डिस्टिलेशन फ्लास्क में मिल जाता है जो कि नीचे मौजूद है। तो इस तरह हम सेपरेशन कर पाते हैं आइडियल सॉल्यूशंस की, प्योर ए और प्योर बी को हम सेपरेट कर सकते हैं। ये तो आइडियल का सिलसिला था। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में क्या बिहेवियर होता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो इनके डिफरेंट कंसंट्रेशन और डिफरेंट टेम्परेचर रेंज पर ये जो है वेरिएशन शो करते हैं। तो इसमें कुछ पेयर्स हैं जैसे बेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन और इथाइलिन डाइक्लोराइड, इसी तरह इथाइलिन डाइब्रोमाइड और प्रोपाइलिन डाइब्रोमाइड। ये आपके पास पेयर ऑफ लिक्विड हैं जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन से ताल्लुक़ रखते हैं। और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे हैं जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे या कम या कुछ हद तक ओबे करते हैं, क्योंकि ये ऐसे पेयर्स होते हैं जो नेचर ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। सो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि राउल्ट्स लॉ से ये डेविएशन किस तरह शो कर रहे हैं, तो अगेन हम कंपोजिशन यानी मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर इनके दरमियान ग्राफ्स को स्टडी करेंगे। और इसको स्टडी करने के हवाले से हमारे पास 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस बनते हैं जो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करते हैं और राउल्ट्स लॉ से डेविएशन शो करते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 क्या होती हैं? ऐसे पेयर्स ऑफ लिक्विड्स whose total vapor pressure are intermediate between those of the pure constituents, यानी ऐसे लिक्विड्स के पेयर्स जिनका वेपर प्रेशर प्योर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के दरमियान में फॉल करता है। लाइक अगर आप ये ग्राफ देख रहे हैं जिसमें वेपर प्रेशर और कंपोजिशन के दरमियान ग्राफ बनाया गया है, जिसमें पी नॉट ए प्योर स्टेट को शो कर रहा है ए कंपोनेंट की, और पी नॉट बी प्योर स्टेट ऑफ बी कंपोनेंट को शो कर रहा है। लेकिन इसके दरमियान में अगर आप देखें तो ये आपके पास एक वैल्यू, एक ग्राफ की वैल्यू नज़र आ रही है जो आप देख रहे हैं डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ सोल्यूशंस की। तो यहाँ पर आपके पास कोई भी कंपोजिशन ए के लेवल से ऊपर नहीं है और बी के लेवल से नीचे नहीं है। तो हम इससे सिंपली कहते हैं कि हमारे पास ऐसे लिक्विड्स जो प्योर ए और बी के दरमियान रहते हैं, यानी प्योर स्टेट्स के कंपोनेंट्स के दरमियान फॉल करते हैं, वो टाइप 1 के लिक्विड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप कंडीशन देख रहे हैं साइक्लोहेक्सेन और CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड सिस्टम की, जिसमें हमने क्या देखा कि ग्राफ इट पासेस अबव द एक्सपेक्टेड स्ट्रेट लाइन ऑफ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ पर जो कंडीशंस फुलफिल करेंगे लिक्विड्स वो तो स्ट्रेट लाइन के करीब तरीन होंगे, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन से अबव ग्राफ शो हो रहा है। सो इट इज़ इंटरमीडिएट। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टोटल वेपर प्रेशर इज ऑल द टाइम्स इंटरमीडिएट बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ द 2 कंपोनेंट्स विच आर प्योर। सो ये टाइप 1 कैटेगरी है। इसी तरह आपके पास टाइप 2, इसकी कुछ एग्जांपल्स भी आ जाती हैं। और इसकी नेचर की अगर हम बात करें तो ऐसे पेयर ऑफ लिक्विड्स कुछ ना कुछ हद तक फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट करते हैं एज़ कम्पेयर टू प्योर कंपोनेंट्स, जिसकी वजह से वो डेविएशन शो कर रहे हैं। यानी प्योर में आपके पास और जो सोल्यूशन की स्टेट में नेचर फोर्स में फ़र्क आ जाता है जो डेविएशन का सबब बनता है। ये कुछ एग्जांपल्स है, कुछ पेयर्स ऑफ लिक्विड्स हैं जो टाइप 1 से ताल्लुक़ रखते हैं। इस तरह टाइप 2 की अगर हम बात करें तो दोज पेयर्स ऑफ लिक्विड्स विच शो अ मैक्सिमम पॉइंट इन द टोटल वेपर प्रेशर कर्व, उन्हें हम पॉजिटिव डेविएशन से डिनोट करते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो ये कुछ आपके पास लिक्विड के पेयर्स हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे और टाइप 2 में की कैटेगरी में फॉल करेंगे। लाइक अगर आप इसमें भी वही सेम वेपर प्रेशर और कंपोजिशन के दरमियान का ग्राफ देख रहे हैं तो एक्सपेक्टेड जो राउल्ट्स लॉ पर ओबे करने वाली जो लाइन थी स्ट्रेट लाइन, उससे हमारे पास जो ग्राफ इट विल राइज अबव द पॉइंट, और ये आपके प्योर ए और प्योर बी के दरमियान में भी नहीं रहा। अगर आप इस और इस ग्राफ में फ़र्क महसूस कर पाएँ तो ये वैल्यूज़ उसके दरमियान में आपके पास फॉल करती हैं। लेकिन ये क्योंकि हमारे पास राइज कर गई है तो हम सिंपली कहते हैं कि ऐसे पेयर ऑफ लिक्विड्स जो अपने कंपोनेंट प्योर कंपोनेंट से मैक्सिमम डेविएशन शो करते हैं
पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं तो वो टाइप 2 कैटेगरी में फॉल करेंगे। इसी तरह टाइप 3 के भी लिक्विड्स होते हैं जो मिनिमम पॉइंट शो करते हैं टोटल वेपर प्रेशर का, और इनमें जो आपके पास अगर नेचर की बात की जाए तो प्योर कंपोनेंट्स के रिस्पेक्ट से ये फोर्सेस शो करते हैं, और ये वो पेयर ऑफ लिक्विड्स हैं जो टाइप 3 की कैटेगरी में फॉल करेंगे। अब हम इनका भी फ्रैक्शनल बिहेवियर देखेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास जो ग्राफ है इसमें अब आपके पास प्योर स्टेट से अगर आपके पास जो वेपर प्रेशर का जो कर्व है इट विल शो बिलो द एक्सपेक्टेड स्ट्रेट लाइन, तो हम इस कंडीशन को जो है नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। अब इन आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का बिहेवियर देखेंगे। आइडियल का तो हम स्टडी कर चुके हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करें जिसमें टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के लिक्विड्स आपने अभी देखे, तो उनकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे होती है, लेट्स सी। टाइप 1 की अगर हम बात करें तो 3 टाइप्स के हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं। टाइप 1 ऐसे पेयर ऑफ लिक्विड्स हैं जो ना तो मैक्सिमा शो करते हैं ना ही मिनिमा शो करते हैं वेपर प्रेशर के कर्व में। सो they can be fractionally distilled and pure components can be separated from each other just like the ideal solution। जिस तरह आइडियल सोल्यूशन का बिहेवियर होता है इसी तरह ये भी लिक्विड जो मिक्सचर्स होते हैं चाहे वो आइडियल की फॉर्म में हो नॉन आइडियल की फॉर्म में हो, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक से सेपरेट हो सकते हैं, तो इन्हें हम जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स कहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, कैसे मिक्सचर जो सेपरेट किए जा सकें और अपनी ओरिजिनल कंपोनेंट्स की स्टेट में ही हमें हासिल हो, तो वो हमारे पास जियोट्रॉपिक होते हैं। टाइप 2 लिक्विड्स की अगर हम बात करें तो ये ऐसे पेयर ऑफ लिक्विड्स हैं जो मैक्सिमम पॉइंट शो कर रहे थे वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व में, तो इन्हें हमने कहा कि ये राउट्स लॉ के से डेविएट तो कर रहे हैं, लेकिन डेविएशन किस तरह की है, पॉजिटिव डेविएशन है। तो ये आपके पास इस तरह के जो मिक्सचर ऑफ जो लिक्विड्स होते हैं दे मेक एन a kind of a mixture which is azeotropic mixture which is corresponding to a maximum point। क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन शो करें तो कोई एक पॉइंट ये मैक्सिमम शो करेंगे जो जहाँ पर जो भी कंपोजिशन होगी वो सेपरेट नहीं हो पाएगी। रीज़न क्या है कि ऐसी कंपोजिशन जो मैक्सिमम पॉइंट पे जो कंपोजिशन होती है वो एक कॉमन बॉइलिंग पॉइंट अटेन कर लेती है जिसमें आपको लिक्विड और वेपर की कंपोजिशन सेम ही मिलेगी, जिसकी वजह से आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये ऐसी नेचर ऑफ लिक्विड्स को टाइप 2 कैटेगरी में रखा जाता है। मैक्सिमम वेपर प्रेशर और पॉजिटिव डेविएशन ये शो करते हैं, और एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट भी एक कंपोजिशन का यहाँ पर हम देखेंगे। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए ग्राफ आप प्लॉट करेंगे बॉइलिंग पॉइंट और कंपोजिशन के दरम्यान। सपोज वाटर और एथेनॉल का सिस्टम है और कंपोनेंट ए आपका अल्कोहल है जिसका प्योर अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और प्योर कंपोनेंट बी जो है वो वाटर है और उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर आप दोनों को मिक्स करके सोल्यूशन बनाएंगे तो इस पेयर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आपके पास 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज़ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, यानी ये वो बॉइलिंग पॉइंट है जिस पर दोनों एक साथ एक ही कंपोजिशन क्रिएट करेंगे जिसे हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और मिनिमम बॉइलिंग लिक्विड कंपोजिशन भी कहेंगे, जिसकी वजह से ये दोनों कंपोनेंट्स क्योंकि एक ही बॉइलिंग कॉमन बॉइलिंग पॉइंट अटेन कर लेते हैं और उनकी कंपोजिशन एक जैसी हो जाती है, सो इसीलिए हम इन दोनों को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। सेकेंड कंडीशन आपने यहाँ पर ये भी देखी कि अपने ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट से अगर कोई लिक्विड पहले बॉयल कर जाए तो वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है और पॉजिटिव डेविएशन भी शो करता है। तो पॉइंट सी वो पॉइंट है जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के पॉइंट को शो कर रहा है, और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर है जो आप इस वक्त ग्राफ में देख सकते हैं सी पॉइंट। अगर आप इस कर्व को देखें तो ये जो ए बी की एक कर्व हमारे पास आ रही है जिसमें ए से लेकर सी पॉइंट और सी से लेकर बी पॉइंट की दो कर्व्स हमें मिलेंगी। ए और सी की कर्व्स की कंपोजिशन कुछ और है और सी और बी की कंपोजिशन कुछ और है। फर्दर हम ग्राफ पर डिस्कशन करें तो हम पहले ये देख लेते हैं कि हमने ये एक्सप्रेशन पढ़ा कि यहाँ पर हम जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक को अडॉप्ट करेंगे तो परसेंटेज कंपोजिशन और बॉइलिंग टेम्परेचर के दरमियान ग्राफ बनाया जाएगा। यहाँ पर अल्कोहल की अगर आप परसेंटेज देखें तो 0 है और 100% बी कंपोनेंट वाटर है। ए कंपोनेंट को अल्कोहल से शो किया गया है और एक्स बी के कंपोनेंट को वाटर से शो किया गया है। अगर अल्कोहल यहाँ पर 0 है तो यहाँ जाकर वो 1.0% होगी, यानी 1% मैक्सिमम परसेंट यहाँ पर होगी। इसीलिए वाटर यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ धीरे धीरे ये यहाँ पर 0 पे पहुँच जाएगा, और यहाँ प्योर ए होगा और यहाँ प्योर बी होगा, यानी प्योर वाटर कंसनट्रेशन और यहाँ प्योर अल्कोहल की कंपोजिशन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम होता है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है,
और क्योंकि बी हमारा कम वोलाटाइल है तो इसीलिए इसका बॉइलिंग टेम्परेचर ज़्यादा है और ये टॉप ऑफ दी पॉइंट है कर्व की सूरत में। लेकिन ए आपका क्योंकि लो बॉइलिंग था, ज़्यादा वेपराइजेशन करता था और हम टेम्परेचर यहाँ पर उसके अगेंस्ट कंपोजिशन का ग्राफ बना रहे हैं, तो ए लो बॉइलिंग होगा और बी हाई बॉइलिंग होगा। सो ये जो कर्व हमारे पास आ रही हैं और दोनों कर्व्स की कंडीशन आपके पास एक पॉइंट पर आकर मिलती है जहाँ पर हम ये फ़र्क नहीं कर पाएंगे कि कंपोजिशन ऑफ वेपर क्या है और कंपोजिशन ऑफ लिक्विड क्या है। तो ये कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर वाला जो आपका पॉइंट है जिसे हम सी से डिनोट कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड द एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर विद मिनिमम बॉइलिंग। क्योंकि अपने कंपोनेंट से पहले बॉयल करने वाला ये कंपोजिशन है तो हम इसे मिनिमम बॉइलिंग कहेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी सेपरेटली द कर्व्स। बीसी कर्व के अगर बारे में अगर हम देखें कि आप ऐसी कंपोजिशन को बीसी कंपोजिशन के मिक्सचर को डिस्टिल करने जा रहे हैं, लेट्स सी कि ये बीसी कंपोजिशन है आपके पास, तो आपके पास वाटर जो है वो आपके जो लिक्विड स्टेट में लिक्विड सोल्यूशन स्टेट में वाटर की कंपोजिशन ज़्यादा होगी और वेपर्स में अल्कोहल की आपको जो है कंपोजिशन ज़्यादा मिलेगी। लेट्स सी द पॉइंट कि एक्स वो कंपोजिशन है जिस पर आपने किसी मखसूस टेम्परेचर पर बॉयल किया और यानी लेट्स सपोज इस टेम्परेचर पर बॉयल कर रहे हैं और इस पॉइंट पर आप एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो एक्स आपको लिक्विड की कंपोजिशन देगा और उसी पॉइंट पर आप जो टॉप वाली कर्व के साथ जब इसे कनेक्ट करते हैं तो वी ये वेपर फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेपर्स बनने वाले जो हैं वो वाई से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो नीचे की कंपोजिशन है वो एक्स को शो कर रही है और ऊपर की कंपोजिशन जो है वो वाई को शो करेगी और एक्स में आपके पास वाटर ज़्यादा है और वाई में अल्कोहल ज़्यादा है। तो इस तरह जब आप वाई की कंपोजिशन को दोबारा ठंडा करके लिक्विफाई करके फिर बॉयल करेंगे तो आपको नेक्स्ट कंपोजिशन मिलेगी जो अल्कोहल एनरिच होगी लेकिन वाटर उसमें कम होता जाएगा। तो अगर आप इसी तरह रिवर्स चलें तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेस कंटिन्यू अगर हम रखें तो हमें एट द एंड इस पॉइंट पर आकर प्योर बी मिलता है जो हाईली बॉइलिंग है। तो इस तरह हम फाइनली प्योर बी हासिल करते हैं। अगर आप इस लिक्विड कंपोजिशन को जब बॉयल करेंगे तो यू विल गेट the composition will of the residue will shift towards the water and finally the pure water with boiling point 100 degree centigrade will be attained। यानी हमें pure boiling point मिलेगा B का with 100 degree centigrade। लेकिन उस पर हमें जो सेकेंडली एक कंपोजिशन मिलेगी Y कंपोजिशन जिसको हम फर्दर डिस्टिल किए जाएंगे, द वेपर्स रिच इन अल्कोहल विल बी obtained। If this condensation of vapors and redistillation of the liquid obtained is continued, यानी आपने इससे हासिल होने वाले वेपर्स को फिर ठंडा किया, फिर गर्म किया और उनको दोबारा लिक्विफाई किया, तो हम एक ऐसे कॉमन पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जो कि है स्टेज सी। स्टेज सी पर क्या होता है, द वेपर्स ऑन कंडेंसेशन विल गिव अ लिक्विड विच ऑन रीडिस्टिलेशन विल गिव द वेपर्स विच हैव द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ अ सोल्यूशन। ये वो स्टेज है जहाँ पर वेपर्स और सोल्यूशन की कंपोजिशन एक ही जैसी हो गई है और इस स्टेज पर आकर हम ये कहने के काबिल हैं कि हमारे पास सेपरेशन पॉसिबल नहीं है डिस्टिलेशन से। So any mixture of composition between B and C on fractional distillation give a residue of pure B, यानी हमें प्योर B का रेजिड्यू मिलेगा और उसके फाइनल डिस्टिलेट में कंपोजिशन डिस्टिलेशन करते करते जो हमें फाइनल डिस्टिलेट मिलेगा वो C कंपोजिशन का होगा जिससे आप प्योर वाटर को रिकवर नहीं कर पाएंगे। सो आपके पास जब भी BC टाइप का कोई भी लिक्विड आप उसको फ्रैक्शनली डिस्टिल करेंगे तो प्योर B मिलेगा और कांस्टेंट मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर मिलेगा। इसी तरह अगर आप AC की कर्व को स्टडी करें तो ये नीचे वाली लिक्विड और ऊपर वाली वेपर्स की कर्व है। इसमें क्या फैक्टर होता है, इसमें जो आप कंपोजिशन देख रहे हैं वो है एक्स बार की कंपोजिशन, यानी एक्स बार आपके पास लिक्विड स्टेट है जिसके बनने वाले वेपर्स, अगर ये आप इस स्पीकर को देख सकते हैं तो नीचे वाले अगर हम उसे एक्स बार से शो करें तो इसमें अल्कोहल की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और उससे बनने वाले वेपर्स की कंपोजिशन वो जो कि वाई बार से डिनोट की जाएगी उसमें वाटर की कंपोजिशन ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि जब हम यहाँ से यहाँ मूव करते हैं तो अल्कोहल की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है और वाटर के वेपर्स की कंसनट्रेशन कम हो जाती है। तो क्वांटिटी अल्कोहल की ज़्यादा है इसीलिए ज़्यादा वेपराइजेशन अल्कोहल की होगी और आपके पास नॉर्मली ज़्यादा वेपराइजेशन तो होगी बट हमारे पास क्वांटिटी क्योंकि अल्कोहल की ज़्यादा है तो हमारे पास जो रेजिड्यू में अल्कोहल ज़्यादा रहेगा और डिस्टिलेट में वाटर के कंपोनेंट्स सेपरेट होते जाएंगे। तो इस तरह करते करते हम अगर ये काम जारी रखें तो हमें प्योर ए
मिलता है विद द बॉइलिंग पॉइंट, और इसके डिस्टिलेट में हम वाटर को हासिल करते हैं, और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जिस पे आप देख सकते हैं द रेजिड्यू विल बी रिचर इन अल्कोहल इफ द डिस्टिलेशन इज रिपीटेड, द रेजिड्यू ऑफ प्योर अल्कोहल इन अ फाइनल डिस्टिलेट ऑफ कंपोजिशन C विल बी obtained. द डिस्टिलेट इज नथिंग बट अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर C. प्योर अल्कोहल आप इसमें भी रिकवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एक कांस्टेंट बॉइलिंग जो है मिक्सचर है जिसकी सेपरेशन मुमकिन नहीं है. तो ये होता है पॉजिटिव डेविएशन का बिहेवियर. तो हम ओवरऑल जनरली बात करते हैं ऑल दोज मिक्सचर्स ऑफ सॉल्यूशंस which show positive deviation from Raoult's law, they show a minimum boiling azeotropic mixture. The boiling point of this mixture is lower than any other mixture of A and B. आपने देखा कि प्योर से इस पॉइंट C का, इस पॉइंट को हम C पॉइंट से ग्राफ में देख रहे थे जो A और B के बॉइलिंग पॉइंट से नीचे फॉल कर रहा था. तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे वो ये फैक्टर शो करेंगे. टाइप 3 के जो लिक्विड्स होते हैं वो मिनिमम पॉइंट शो करते हैं वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व में, और मैक्सिमम ये जो है बॉइलिंग के लिहाज से पॉइंट शो होता है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का आपस में इन्वर्स रिलेशन है. तो जब आप बॉइलिंग पॉइंट और कंपोजिशन के दरमियान ग्राफ बनाते हैं जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, तो इसमें आप देख सकते हैं कि B से लेकर एक A तक आपको AB की जो कर्व मिल रही है आपके पास, उसमें लोअर पॉइंट्स पर जो है लिक्विड की फेजेस हैं और अपर पॉइंट्स वेपर की फेस है. तो आपके पास प्योर कंपोनेंट B और प्योर कंपोनेंट A से ऊपर वाला पॉइंट है D, जो यहाँ पर एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाएगा, जिस पॉइंट पर आप कह सकते हैं कि ना तो आप लिक्विड और ना ही आप वेपर फेज में से किसी को सेपरेट कर पाएंगे. सेम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर आपको मिलेगा जो कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहलाता है. और इसी तरह अगर आप BD के कर्व को देखें, अगर आप BD की कंपोजिशन को स्टडी करें तो आपको A कंपोनेंट जो है यहाँ पर BD के साथ अगर देखें तो लिक्विड में A कंपोनेंट ज़्यादा मिलेगा और वेपर्स में B कंपोनेंट ज़्यादा मिलेगा. और धीरे धीरे जब हम ये एक X की कंपोजिशन के साथ आप देखें तो आपके पास ये लिक्विड की कंपोजिशन है जिसमें A ज़्यादा है, और उससे बनने वाले वेपर्स की कंपोजिशन जो कि A बार से शो की जा रही है उसमें B की कंपोजिशन ज़्यादा है. और इस तरह आप चलते जाएं तो जब इसको ठंडा करके आप दोबारा गर्म करेंगे तो ये धीरे धीरे हमें प्योर B दे देगा. लेकिन आप इस कंपोजिशन को जब डिस्टिल करते हैं तो इसका जो प्योर रेजिड्यू है हमें प्योर B तो देगा, लेकिन इसका जो डिस्टिलेट है फाइनल आफ्टर नंबर ऑफ प्रोसेसेस वो हमें एक कांस्टेंट बॉइलिंग D मिक्सचर देगा जो कि कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है विद कंपोजिशन D. सो इस तरह से आप इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे इस पॉइंट को. इसी तरह आप A और B D की कर्व देखें तो इसमें आपके पास क्या होता है कि किसी भी पॉइंट, लेट सपोज कि नीचे वाली लिक्विड की कर्व है, आप B पॉइंट पर अपने लिक्विड को बॉयल कर रहे हैं तो उसमें B की कंपोजिशन ज़्यादा है, और उससे बनने वाले वेपर्स जो कि B बार से शो कर रहे हैं उसमें A की कंपोजिशन ज़्यादा है. तो धीरे धीरे आप उस A के निकाल कर दोबारा ठंडा करके फिर लिक्विफाई करके दोबारा गर्म करेंगे तो धीरे धीरे हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स A के मिलेंगे वेपर स्टेट में, और लिक्विड एनरिच हो जाएगा B में. तो एट द एंड आप प्योर जो है कंपोनेंट हासिल कर पाएंगे A की सूरत में. और इसी तरह आपके पास जो आपका डिस्टिलेट है जो पीछे रेजिड्यू बच गया वो B की फॉर्म में रहेगा, और वो यहाँ पर आपके पास जो है एक पॉइंट पर आकर जो है एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाएगा जहाँ पर आप A और B को सेपरेट नहीं कर पाएंगे. यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने करेक्ट भी कर लेनी है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द सोल्यूशन हैविंग कंपोजिशन बिटवीन A एंड D will give the pure component A and the residue will give the composition corresponding to D. यानी जब आप इस कंपोजिशन वाले किसी भी लिक्विड को बॉयल करते हैं तो उसके रेजिड्यू में आपको प्योर A तो मिलेगा, लेकिन उसके जो डिस्टिलेट में आफ्टर अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस आपको D जो कि एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है वो आपको हासिल होता है. तो इस तरह से आप A और B को सेपरेट जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के केस में नहीं कर पाते. तो इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स हैं, चाहे वो 2 कंपोनेंट्स पे हों या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स पे हों, उनकी डेफिनेट कंपोजिशन होती है और वो बॉयल करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर और डिस्टिल भी हो जाते हैं एट द सेम टेम्परेचर विदाउट चेंज एनी चेंज इन द कंपोजिशन. जैसे कि आपने D पॉइंट और पिछले में C पॉइंट में देखा कि कोई कंपोजिशन में फ़र्क नहीं होगा, ये ऐसे ही सेपरेट होगा. जबकि आइडियल में आपने क्या देखा था या टाइप 1 में क्या देखा था कि आपके पास जो सेपरेशन थी पॉसिबल थी. जब सेपरेशन पॉसिबल थी तो कंपोजिशन में चेंज आ रहा था. तो यहाँ पर एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स में कंपोजिशन में चेंज नहीं आता और वो कांस्टेंट ही रहता है. तो
तो ये कुछ आपके पास लिक्विड्स हैं जिनके एज़ोटॉपिक मिक्सचर दिए गए हैं मैक्सिमम भी और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट के साथ भी. दिस इज ऑल अबाउट द डिटेल स्टडी ऑफ द fractional distillation of ideal and non-ideal solutions. Best of luck.